हेलो दोस्तों, नमस्कार। फेटेड फ्लो पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग एईडीओ के लिए खान सर का बुक कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग जीएस के लिए 2 सेट कर चुके हैं और आज हम लोग तीसरा सेट करेंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 मिनट। तो पहला क्वेश्चन है, अलंकेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? अलंकेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना जो है 1958 में हुई थी, ठीक है? किसके द्वारा किया गया था? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया था, आईओसीएल के द्वारा किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है कि सूची है, सूची 1 है और सूची 2 है। फैक्ट्री यह फैक्ट्री और फैक्ट्री कहाँ स्थित है, उसको मिलाना है। तो रेलवे उपकरण के लिए फैक्ट्री कहाँ स्थित है? मोटर वाहन, पोत निर्माण और साइकिल, इसको मिलाना है। तो इन रेलवे उपकरण जो है भिलई में, ठीक है? मोटर वाहन कहाँ है? तो मोटर वाहन है जबलपुर में। कहाँ है? जबलपुर में। पोत निर्माण कहाँ है? कोच्चि में। और साइकिल लुधियाना में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, फसलों का आवर्तन जरूरी है। फसलों का आवर्तन मतलब फसलों का समय जो है सीजन के साथ चेंज होना। जैसे कि पहले हम लोग धान लगाते हैं, फिर गेहूँ लगाते हैं, सरसों का लगाते हैं। फसलों को बदल-बदल कर लगाना आवर्तन कहते हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है? तो ये आपका ज़रूरी है ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए, ठीक है? ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ आपका 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में इसको लागू किया गया था। यह अधिनियम जो है वन्य जीवों के शिकार पर नियंत्रण लगाने और संरक्षण का प्रयास करता है। वन जीवों की सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है, जिससे देश के जैव विविधताओं की रक्षा हो सके। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, भारतवर्ष में वनस्पति वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? भारत में वनस्पति और जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका 81,000 प्रजातियां जीवों की और 47,000 प्रजातियां जो है वनस्पति की पाई जाती है, ठीक है? जो भारत की जैव विविधता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह विभिन्न तटीय, पर्वतीय और वनीय क्षेत्र में फैली हुई है, ठीक है? छठा कहता है, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है? शीत ऋतु मतलब सर्दी के समय में जो है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका लौटते हुए मानसून, लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून का कारण है इसका, ठीक है? लौटता हुआ मानसून इसका कारण है। इससे क्या होता है, अक्टूबर से दिसंबर तक सक्रिय रहता है और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में भारी वर्षा करता है। यह मानसून जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच सक्रिय रहता है। दक्षिण उत्तरी पूर्वी मानसून जो बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवा लाता है, इस क्षेत्र को कोरोमंडल तक कहते हैं, ठीक है? शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने का कारण लौटते हुए मानसून का है, जबकि जब दक्षिण पश्चिम मानसून समाप्ति होती है, तो ये उत्तर पूर्व दिशा में लौटते हुए से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, वेम्बनाड वेम्बनाड झील ये भारत के किस राज्य में है? वेम्बनाड झील भारत के केरल राज्य में है, ठीक है? यह जो है कृत्रिम द्वीप भारत के केरल राज्य के कोच्चि शहर में है, ठीक है? और ये जो है केरल की सबसे बड़ी झील है, ठीक है? ये सबसे बड़ी झील है केरल की। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से गंगा नदी की घाटी का
भाग कौन सी उपनदी है? गंगा नदी घाटी का कौन भाग जो है कौन सी उपनदी है? इसमें उपनदी कौन सा है? इसमें अगर आप देखेंगे तो ये है आपका उत्तरी कोयल जो है। उत्तरी कोयल नदी जो है भारत के झारखंड राज्य से झारखंड राज्य में बहती है। यह नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से उत्पन्न होती है, फिर लातेहार जिले से नेतरहाट से पूर्व में गुजरती है और यह हैदरनगर से पश्चिमोत्तर में सोन नदी में विलय हो जाती है, जो गंगा नदी में जाके एक उपनदी बन जाती है। ठीक है। भूटान की सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? भूटान का सर्वोच्च पर्वत श्रेणी जो है कुलाकांगरी है। क्या है? कुलाकांगराई है। कांगारई है, जो भूटान की प्रमुख पर्वत श्रृंखला में से एक है। यह पर्वत श्रृंखला जो है भूटान के हिमालय क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यह जो है आपका मात्र जो है 3.28%। कितना है? 3.28 सॉरी 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और ये है आपका 34%, 2.4%। ठीक है। कितना है? 2.4% है, जबकि 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है इसका एरिया, और ये परसेंटेज में 2.4%। लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित में कथन पर विचार कीजिए। लोक अदालत के बारे में, तो यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है। दूसरा कहता है यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है। यह त्वरित न्याय देता है। सेवानिवृत्ति जज लोक अदालत चलाता है। यह एक सर्वोच्च न्यायालय है। तो क्वेश्चन को अगर अब देखेंगे, इसमें तो आप यहाँ अगर ऑप्शन को अगर देखते हैं तो यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है, ये तो सही है। यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करता है, ये भी सही है। ठीक है। यह त्वरित न्याय देता है, ये भी सही है। सेवानिवृत्त जज भी काम करते हैं, ये भी सत्य है। लेकिन यह एक सर्वोच्च न्यायालय है, ऐसा गलत है। ठीक है। लोक अदालत सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता है। तो इसमें जो है आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ठीक है। बाकी इसमें भी इसका आंसर है, इसमें भी आंसर है, सब में आंसर है। ठीक है। लेकिन 4 और 5 में एक सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, आंसर हमारा बी होगा। ठीक है। 12 नंबर क्या कहता है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या करता है? वह अपनी स्वीकृति रोक कर रखता है, संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, 6 माह से अधिक की अवधि के लिए विलंबित नहीं कर सकता है, अपनी स्वीकृति प्रदान के लिए बाध्य है। संविधान संशोधन विधेयक की बात करें तो इसमें जो है राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। ठीक है। 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का चाहे वो मूल अधिकार ही क्यों ना हो, संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान करना आवश्यक है। वो ये मंजूरी देना ही देना है उनको। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि भारत के संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में लेकिन कौन सा कथन सत्य है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय के परिवर्तनीय नहीं है। यह उद्देशिका उस उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों सही है। आंसर हमारा 1 हो जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका कारण क्या है? यह एक समाजवादी देश है, या यह अपने सभी नागरिकों के साथ उसके धार्मिक विश्वासों के बिना एक जैसा व्यवहार करती है, या यह
धार्मिक विश्वास और रिवाजों को हतोत्साहित करता है या मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश? इसका कारण एक है कि यह अपने देश के सभी नागरिकों के साथ उनके धार्मिक विश्वासों के बिना एक जैसा व्यवहार करती है, इसलिए हमारा देश ये धर्मनिरपेक्ष है। उसमें भी कहा जाता है, इसमें पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, पॉजिटिव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, निम्न में से किस में से विशेष आर्थिक क्षेत्र की कौन सी विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से विशेष आर्थिक क्षेत्र की कौन सी विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन है हमारा उच्च स्तर के सुविधाएं, श्रम कानूनों में लचीलापन, या करों को नहीं देना, या उपरोक्त में सभी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा इसमें से कोई नहीं होगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र की विशेषताएं आमतौर पर उच्च स्तर की सुविधाएं होती हैं, ठीक है। श्रम कानूनों की को लचीलापन होता है, कर का लाभ मिलता है। इसमें अगर देखेंगे तो कोई नहीं होना चाहिए, इसमें कहिएगा उपर्युक्त सभी, ये है उपर्युक्त सभी, ठीक है। तथा इसलिए इस विकल्प में कोई भी विकल्प एक आंसर इसमें जो है हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। अच्छा, विशेषता नहीं दिया हुआ है, सॉरी माफ कीजिएगा, विशेषता नहीं दिया हुआ है, तो इसमें जो है आंसर इसका हो जाएगा, ऐसी कोई विशेषता नहीं ऊपर दी गई है जिसमें जो है आर्थिक क्षेत्र की विशेषता नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई ऐसा नहीं है जो इसकी विशेषता नहीं है, सारे इसके विशेषता है। 16 कहता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता अधिक होती है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन है वे शहरी क्षेत्र के लोगों के रूप में ज़्यादा आनंद लेते हैं, या खाद्य पदार्थों महंगे हैं, लोग शारीरिक श्रम में लगे होते हैं, या उपरोक्त में से एक अधिक। आंसर इसका जो होगा, यहाँ के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग शारीरिक कामों में ज़्यादा लगे रहते हैं, इसलिए उनको कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। 17 कहता है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? धन निष्कासन का सिद्धांत ये दिया गया था आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। धन निष्कासन या धन के बहिर्गमन या आर्थिक शोषण का सिद्धांत जो है नौरोजी ने 1867 में दिया गया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने उन भुगतानों का उल्लेख किया जिसके तहत भारत की संपत्ति ब्रिटेन भेजी जा रही थी, जिससे भारत को कोई आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा था। 18 कहता है, प्रसिद्ध गीत जो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है? इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखने वाले थे राम प्रसाद बिस्मिल। किसने लिखा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, इसके साथ साथ वो एक कवि भी थे, जिन्होंने उर्दू व हिंदी में जो है राम अज्ञे बिस्मिल उपनाम से कविताएं लिखी है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में इन्हीं की रचना है। बिस्मिल जो है अजीमावादी थे। एक चीज तो ये आपको बता दें, बिस्मिल जो है अजीमावादी कहलाते थे, ठीक है। अजीमाबाद पहले पटना को ही कहते थे, पुराना पटना जो है ना उसको अजीमाबाद कहते थे। तो ये बिहार के थे, राम प्रसाद बिस्मिल। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है किस वर्ष गठित हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है ये आपका 1920 में गठित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, निम्नलिखित कथनों पर में सही कथन कौन सा है? इसमें अगर देखिएगा ऑप्शन दिया हुआ है, लईक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। दूसरा है हैदराबाद के खिलाफ जो है ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चला था। तीसरा है कश्मीर राज्य में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है 15/8/1947 के दिन हस्ताक्षरित हुआ था। चौथा है शहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। और पांचवा कहता है कि एम मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। तो इसमें अगर आप देखेंगे ऑप्शन 1
जिसमें कि लईक अली निजाम जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, ये सही है। दूसरा कहता है चौथा जो शाह नवाज भुट्टो जो है जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, और पांचवा जो है के मुंशी भारत सरकार के हैदराबाद में जो है एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। ये तीनों सही है। अगर बात करें 13 सितंबर 1948 को जो है यह ऑपरेशन पोलो चलाया गया, और 17 सितंबर मतलब 48 घंटा नहीं, 13, 14, 15, 16, 17 यानी आपके 5 दिन चला था। तो ये 48 घंटे में ऑपरेशन पोलो खत्म नहीं हुआ था। ठीक है, और ये जो दिया हुआ है आपका 15/8, ये 15/8 नहीं था। ठीक है, ये आपका 26 अक्टूबर था। 26/10 हो जाएगा, बाकी 1947 ही था। ये दोनों गलत हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा गांधी जी ने हिंदुओं के मध्य उत्पन्न होने वाली मनमुटाव को रोकने की कोशिश की थी? कब किया गया था उनके द्वारा? तो ये किया गया था पूना समझौता के दौरान। पूना समझौता के दौरान हिंदू में जो है पूना समझौता में, जिसमें कि अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच हस्ताक्षर हुआ था। इसमें उन्होंने हिंदुओं के साथ मध्य होने वाले मनमुटाव को रोकने की कोशिश की थी। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों के बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति दी गई थी? तो ये था आपका रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? 19 मार्च 1919 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान या फ्लिप हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था? जालियांवाला बाग त्रासदी का विरोध था, ये किस काल में? इसमें अगर आप देखा जाए लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान जो 2020 जुलाई 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। अंग्रेजों के बंगाल विभाजन के फैसले के खिलाफ इसको चलाया गया था। ठीक है, अंग्रेजों के बंगाल विभाजन के खिलाफ। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस का सभी अध्यक्ष कभी अध्यक्ष नहीं बन पाए थे? कभी नहीं अध्यक्ष बने थे कांग्रेस का, कौन थे वो? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या महात्मा गांधी? तो इसमें अगर देखा जाए सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो बने थे आपके 1895 में। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले बने थे 1905 में। ठीक है, महात्मा गांधी बने थे 1924 में। ठीक है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो है कभी जो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी यानी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई हुई है यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है? यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों के में एकमात्र मर्द है। वो कहने वाले कौन थे? वो कहने वाले थे ह्यूज रोज। किसने कहा था? ह्यूज रोज ने यह बात कहा था जनरल ह्यूज रोज ने कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों के एकमात्र मर्द थी मरने के बाद। 26 कहता है सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेशन भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मिसाल का पत्थर है। तो वो एक शिक्षा के लिए क्या है? शिक्षा के लिए है। वुड डिस्पैच या कहें तो 1854 ईस्वी में आया था और भारतीय शिक्षा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसने ही भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा का को मैग्ना कार्टा कहता है। इसको क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहा जाता है ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन
इंडिया। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है? इसमें राष्ट्रवादी समाचार पत्र कौन सा नहीं था? तो इसमें अगर देखा जाए द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रवादी नहीं था, बाकी सब राष्ट्रवादी थे। भारत में अंग्रेजों द्वारा संपादित समाचार पत्रों में प्रमुख इस प्रकार थे। पहले द टाइम्स ऑफ इंडिया था, मद्रास सेल था, पायनियर था, टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफ राष्ट्रवादी समाचार पत्र कभी नहीं माना जाता है। ये राष्ट्रवादी नहीं है टाइम्स ऑफ इंडिया अभी भी का, ये तो छोड़िए। 28 नंबर कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया और अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ? कौन से यूरोपीय देश ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे कि अमेरिका, एशिया और अफ्रीका का औपनिवेशीकरण हुआ? तो ये कौन थे? तो ये थे आपके पुर्तगाली और स्पेन थे। पुर्तगाल और स्पेन ने भौगोलिक खोज की शुरुआत की जिससे कि अमेरिका, एशिया, अफ्रीका का उपनिवेशीकरण संभव हो सका। ठीक। 29 की बात करें, अरब यात्री अब्दुल रजाक भारत के किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ये आया था आपका देवराय टू के समय आया था। देवराय सेकंड के समय अब्दुल रजाक आया था। अब्दुल रजाक कौन था? तो फारसी यात्री था। ये कैसा था? फारसी यात्री था और इस्लाम का विद्वान था। ये इस्लामी था। ठीक है। जो तैमूर वंश के शासक शाहरुख के राजदूत के रूप में 1422 से 1446 में आया के लिए ईस्वी में जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। कब से कब तक? 1422 से 1446 तक भारत में रहा। और देवराय सेकंड के शासनकाल में भारत आया जिसके विवरण से विजयनगर राज्य के इतिहास के बारे में पता चलता है और शासक शाहरुख का राजदूत भी यह था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है तबकात ए अकबरी तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा हुआ है? तबकात ए अकबरी किसने लिखा था? इसे तो अबुल फजल का जो अकबरनामा था उससे भी महत्वपूर्ण माना जाता है, उससे भी ज़्यादा विश्वासीय माना जाता है। तो ये लिखने वाले थे निजामुद्दीन अहमद। किसने लिखा था? निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था। ठीक है। वह जो है अकबर दरबार में मीर बख्शी यानी वित्त मंत्री के पद पर थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? शेरशाह जो है शाहजहां शेरशाह का पुत्र था। शिवाजी जहांगीर के विरुद्ध लड़े थे। हुमायूं अकबर औरंगजेब द्वारा परास्त हुआ था। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा की गई थी। तो इसमें अगर देखा जाए 31 का डी, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक थे। यही इसमें सही है। ठीक है। जिनका जन्म जो है मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था और वे तैमूर और चंगेज खां के वंशज थे। 1526 इसमें पानीपत की लड़ाई लड़ी और दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह मोरक्को के थे। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। या तीसरा है उसने रेहला लिखा था। इब्न बतूता के बारे में इसमें जो है ये सब बातें सही है। ये मोरक्को से भी आया था, वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था और उसने रेहला लिखा था। ठीक है। ये बातें तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है जिलिल्लाह जिल्ली जिलिल्लाह शब्द की पहली बार प्रयोग किसने किया था? जिलिल्लाह शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाला था बलबन। किसने किया था? बलबन ने 1966 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था। वह जो है इल्तुतमिश का गुलाम था और इसके साथ साथ इलवरी जनजाति का भी तुर्क था। बलबन भारत का पहला शासक था जिसने जिले इलाही, जो कि जिले इलाही का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ईश्वर का या ईश्वर की छाया। ठीक है। बलबन ने अपने आप को कहा था। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है एक मिनट
किस चोल शासक ने सर्वप्रथम द्रविड़ प्रवेश में को विजित किया था? द्रविड़ प्रदेश को जीता था, तो ये जीतने वाला कौन था? राजाराम प्रथम, राजाराज प्रथम। चोल साम्राज्य के महान शासक जो थे राजाराम प्रथम, जो कि 985 से 1014 तक रहे थे, उन्हें सर्वप्रथम द्रविड़ प्रदेश को विजित किया था और इन्होंने चोल साम्राज्य को दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली समुद्र शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने पांड्या और केरल राज्यों के सिलोन के शासकों के बीच संघ पर हमला करके अपने विजय को शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है प्राकृत भाषा ग्रंथ किसने लिखा था? प्राकृत प्रकाश ग्रंथ, प्राकृत प्रकाश लिखने वाले कौन थे? तो ये थे आपके वररुचि। वररुचि जो थे विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक वररुचि थे। उन्होंने प्राकृत प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। यह प्राकृत भाषा का व्याकरण पर सबसे पुराना ग्रंथ है। यह प्राकृत व्याकरण के नियमों और संरचनाओं की व्याख्या करता है और भाषा अध्ययन के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति थी। अशोक के प्रस्तर स्तंभ किसके प्रतीक है? तो यह जो है प्रशासन के प्रतीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र लिखने वाले कौन थे? कौटिल्य थे। वे कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के जो है प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णित किया गया है? यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। 39 कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पुराना जो है जैन ग्रंथ कौन सा है? तो इसमें सबसे पुराना जैन ग्रंथ जो है वो है आपका 14 पूर्व। 14 पूर्व सबसे पुराना ग्रंथ है। ठीक है। इन्हें जो है जैन आगमों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। कहा जाता है कि इन ग्रंथों की रचना जो है स्वयं महावीर स्वामी के शिष्यों ने की थी और 14 वर्ष पूर्व का ज्ञान जो है जैन धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह ग्रंथ जैन दर्शन, नैतिकता, ब्रह्मांड, विद्वान के बारे में बताता है। 40 क्वेश्चन नंबर 40 कहता है प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र रहा है? तो वो रहा है आपका नागपुर। दीक्षा भूमि नागपुर जो महाराष्ट्र में स्थित एक पवित्र स्थल है जहां 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और उसके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म अपनाया था। हालांकि यह प्राचीन भारत के बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं रहा था, लेकिन प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्र जो है काशी, कश्मीर, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला और अदंतपुरी था। जबकि प्राचीन भारत में कौन सा बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं रहा है? बाकी वल्लभी, विक्रमशिला और नालंदा ये तीनों रहा है, जबकि नागपुर आपका नहीं रहा है। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म जो है हुआ था आपका लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कब? 563 ईसा पूर्व जो है वैशाख मास की पूर्णिमा को नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्णित पुरुषार्थ की व्याख्या क्या है? पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? तो पुरुषार्थ की संख्या जो है 4 है। कितनी है? 4 है। ये कौन कौन से हैं? ये हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कौन कौन से हैं? यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। चलिए यहीं लिखते हैं। ये 4 सामाजिक व्यवस्था में पुरुषार्थ का अर्थ है धर्म, पहला है आपका धर्म, दूसरा है आपका कर्म, सॉरी
धर्म, दूसरा है आपका अर्थ, तीसरा है आपका काम, चौथा है आपका मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है ये 4 आपके सामाजिक व्यवस्था हैं पुरुषार्थ के। 43 कहता है सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। कालीबंगा, शोरकुर्दा, कोटदीजी, बनावली, ये किस क्षेत्र में पड़ता है? तो आप अगर देखिएगा इसमें सूरकोटदा जो है आपका गुजरात के कच्छ में, सूरकोटदा गुजरात के कच्छ में है, तो भुज कच्छ में ये हो गया। कालीबंगा जो है आपका वो हनुमानगढ़ राजस्थान में, कहाँ है? हनुमानगढ़ राजस्थान में है। कोटदीजी जो है आपका सिंध पाकिस्तान में, ठीक है। बनावली कहाँ है? हरियाणा में, हिसार, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा 43 का? आपका बी हो जाएगा। अब यहाँ भी देखिए लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात के में है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। और कालीबंगा राजस्थान में। तो 1 का 4 ऑप्शन इसमें कोई होगा। सी का कितना है? सी का आपका है राखीगढ़ी हरियाणा, मतलब 2, सी का 2, ऑप्शन बी हो जाएगा इस साल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें जो है विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? विधवा दहन, जिसे आप बाद में जो है मूवी वगैरह में दिखाया गया था, जौहर की बात कहते हैं। तो ये जो है आपका भानुगुप्त का एरन स्तंभ में अभिलेखित है। 46 कहता है बिहार के खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर जो है कैमूर, भभुआ, जबकि मुंगेर, रोहतास जिलों में पाया जाता है चूना पत्थर, जबकि जमुई जिले में सोने का भंडार है। तो डी तो एक नंबर पहले आपको पता ही होगा। और इसके अलावा बात करें रोहतास में पाइराइट का भंडार है, ये भी सत्य है। और चूना पत्थर की बात करें कैमूर, मुंगेर और रोहतास तीनों में पाया जाता है। तो ये सारे आंसर हो जाएंगे। उपयुक्त में से एक से अधिक कह सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा आपका। 1 2 3 सब है, 1 2 3 सभी, ये इसका आंसर हो जाएगा। 47 की बात करें कहता ककोलत जलप्रपात कहाँ है? तो ककोलत जलप्रपात नवादा में बसा हुआ है। कहाँ है ककोलत? नवादा में है। इसकी जो है ये जलप्रपात एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जिसमें जो प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, जिसे बिहार का सबसे उच्च जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। ये कितना है? 160 फीट जो है ऊंचा है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग जो है 30 मीटर है। नीचे दिए वक्तव्य में दिए जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कथन आर है, दोनों कथनी और करनी को देखना, कथनी और कारण। तो कथन कहता है दक्षिण बिहार उत्तर बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। दूसरा है दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है। दोनों में से कौन सा आंसर है? तो 49 में अगर देखा जाए तो ए तो सही है आपका। ए और आर दोनों सही है, और जो है ए जो है सही स्पष्टीकरण देता है, क्योंकि दक्षिण बिहार में ज़्यादा उद्योग का विकास हुआ, इसलिए जो है दक्षिण बिहार जो है उत्तर बिहार से ज़्यादा विकसित है। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है इनमें से कौन सा
जो है बिहार का जिला है जो नेपाल से सीमा साझा करता नहीं साझा करता है, नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। तो 50 में अगर देखा जाए तो टोटल कितने जिले हैं? 7 जिले। इसको हम कहीं लिख देते हैं, कहाँ लिख दिया जाए, चलिए यहीं लिखते हैं। टोटल कितने हैं? 7 जिले हैं जो नेपाल के बॉर्डर से साझा करते हैं। पहला पश्चिम चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा सीतामढ़ी, ठीक है, मधुबनी, सुपौल, अररिया, तथा किशनगंज। ठीक है, ये आपके 7 जिला हैं जो साझा करते हैं बॉर्डर। अब कह रहा है इसमें से कौन सा साझा नहीं करता है, तो इसमें सुपौल, सीतामढ़ी और गोपालगंज। ठीक है, मधुबनी भी करता है, तो सिर्फ गोपालगंज नहीं करता, बाकी जो है मधुबनी, सुपौल और सीतामढ़ी साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है बिहार का मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में कौन सा असत्य है? इसके बारे में कौन सा असत्य है? इसमें अगर देखें योजना एक वार्षिक आय, योजना का वार्षिक व्यय जो है 72 से 21 करोड़ प्रस्तावित है। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण तीनों भाग में योजना का संचालन होगा। तीसरा कहता है जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किया जाएगा, या कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को 2,000 प्रदान किया जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा आपका सी होगा, जन्म के समय स्नातक की शिक्षा पूरा करने वाले को प्रत्येक 60,000 नहीं दिया जाएगा, ये दिया जाएगा आपका 50,000। बाकी ये तीनों सही है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। वर्तमान में बिहार की संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिहार में मुख्य स्रोत क्या है संपत्ति का? तो ये ज़्यादातर कृषि है। लोच का आयाम स्थिरांक क्या है? ठीक है, बीमीय सूत्र क्या होता है लोच का? ये आंसर है आपका m l पावर -1 t पर पावर -1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो ऊर्जा किस रूप में स्टोर होती है? मांसपेशी की ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, स्थैतिक ऊर्जा होती है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये स्थैतिक ऊर्जा होती है, जो कि हम खींचने के बाद वो स्थिर हो जाता है, उसके बाद उसमें एनर्जी बढ़ जाती है, उसको जैसे छोड़ते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है उत्प्लवन बल का किस नाम से जानते हैं? उत्प्लवन बल को किसी और दूसरे के नाम से किस नाम से जानते हैं? उत्प्लवन बल को जो है हम लोग दबाव बल के बारे में नाम से भी जानते हैं, जिसे जो है बुयेंसी फोर्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 यांत्रिकी तरंग की स्थानांतरण होता है, यह होता है आपका ऊर्जा का होता है। यांत्रिक तरंगों में स्थानांतरण होता है किसका? ऊर्जा का। प्रकाश के ध्रुवीकरण में प्रकाश का कौन सा गुण बदलता है? प्रकाश के ध्रुवीकरण में प्रकाश का कौन सा गुण बदलता है? तो ये होता है आपके कंपन तल बदलता है। प्रकाश का एक अनुप्रस्थ तरंग है जिसके कंपन और विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के रूप में तरंग की दिशा में लंबवत होता है। ध्रुवीकरण में
वह प्रक्रिया है जिससे द्वारा कंपन के तल को एक विशिष्ट दिशा में सीमित किया जाता है। आवृत्ति, तरंग या चरण जैसे अन्य गुण इसके ध्रुवीकरण का शिकार होते हैं। आवृत्ति, तरंग, ये तीनों, तरंग दैर्ध्य हो गया, आवृत्ति हो गया, ये दोनों आंसर हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। 58 कहता है m किलोग्राम और e कूलाम आवेश वाले एक इलेक्ट्रॉन v वोल्ट के विभवांतर से गुजरता है तो इसकी अंतिम ऊर्जा जूल में क्या होगी? तो E बराबर E इंटू V होता है इसका आंसर, EV आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, जब कोई आवेश किसी विभवांतर से गुजरता है तो उसे विभवांतर के कारण ऊर्जा मिलती है। इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा की मात्रा आवेश और विभवांतर के गुणनफल के बराबर होता है। आवेश और विवर्तन के विभवांतर के गुणनफल के बराबर होता है। आंसर होगा ई और वी, ई इंटू वी। क्वेश्चन नंबर 59, स्थिर उत्तेजित अवस्था में से अस्थिर उत्तेजित व्यवस्था में एक अणु के विकिरण के उत्सर्जन के बिना संक्रमण को पृथक्करण की ओर जाता है, ये क्या होता है? ये होता है आपका पूर्व पृथक्करण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पूर्व पृथक्करण कहते हैं। कौन सा जो है ठोस की विशेषता नहीं है, इसमें कौन सी ठोस की व्यवस्था नहीं है? आसानी से बहने की क्षमता होती है इसमें, अणु बारीकी से पैक किए जाते हैं, निश्चित आकार का होता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर जो होगा ए होगा कि ये आसानी से बह जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। ठोस चीज बहता है क्या? वो तो लिक्विड बहता है ना। तो आंसर 60 का ए हो जाएगा। 61 का कहता है इनमें से कौन सा रजत लवक फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? रजत लवक फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, ये होने वाला चीज है AgCl। क्या है? AgCl यानी सिल्वर नाइट्रेट। क्या कहते हैं इसको? एक मिनट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, 18 कैरेट सोना में शुद्ध वर्णों की प्रतिशतता कितनी होती है? 18 कैरेट सोना में अगर बात करें 18 कैरेट, तो 100% कितना होता है आपका? 24 कैरेट का सोना होता है। तो 1 कैरेट कितना का मतलब 4 कैरेट कितना का होगा? या कहें 6 कैरेट कितना होगा? 6 चौक 24, तो 25 चौका 100। इसको 3 से गुना कर देंगे तो 18 कैरेट निकल जाएगा। इसको भी 3 से गुना कर देंगे, 24 3 72 आ जाएगा इसका आंसर। क्या आंसर होगा? 24 3 72, लगभग 75 इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 25 चौका 100। ठीक है, 6 तिया 18 और 24 तिया 72, ये 25 है, सॉरी 24 कैसे लिख दिया, 25 तिया 75 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तांबा सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला चालक है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है, इसे पतले तारों से बनाया जा सकता है, यह चांदी की तुलना में सस्ता होता है, उपरोक्त में सभी। तो इसका जो आंसर होगा ये सारे सही हैं। इसकी प्रतिरोधकता भी कम होता है, ये पतले तारों में भी बनाया जा सकता है, और चांदी की तुलना में ये अधिक सस्ता होता है, इसलिए ये तीनों आंसर है, इसका डी आंसर हो जाएगा। अमलगम किस धातु का अयस्क है? अमलगम जो है किस धातु का अयस्क है? तो ये है आपका पारा का। किसका है? पारा का यह धातु है, मरकरी का। क्वेश्चन नंबर 65, ऑक्सीकरण क्या होता है? तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो उसी को ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 66 कहता है साबुन बनाने की प्रक्रिया का नाम क्या है? साबुन किस प्रक्रिया से बनता है, जिसको कहते हैं सेपोनिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन कहते हैं इसको। ठीक है, साबुनीकरण, क्या कहते हैं इसको? साबुनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? इसको क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है?
डीऑक्सी रिबोनुक्लिक एसिड या डाइन्यूक्लिक एसिड, या इसका आंसर ए ही होगा 68 का ए। डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं इसको, ठीक है। ये केंद्रक में पाया जाता है। जीवों की अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो ये है आपका उत्परिवर्तन। क्या कारण है? उत्परिवर्तन। किस फाइलम किस फाइलम में प्राणियों में फ्लेम कोशिका उत्सर्जन का कार्य होता है? फ्लेम उत्सर्जन का कोशिका का कार्य किसमें होता है? प्लेटी हेमिल्थीन को कहते हैं। प्लेटी हेमिल्थीन को कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। पक्षियों में तेल अथवा प्रीण ग्रंथि किस भाग में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका पूंछ के आधार भाग में पाया जाता है। रेशम कीट पालन में से संबंधित पौधा कौन सा है? रेशम कीट पालन से संबंधित पौधा कौन सा है? तो ये है आपका मॉलबरी कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? रिफ्लेक्शन का नियंत्रण केंद्र जो होता है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड में होता है। कौन सा अंग जो है पाचन भोजन के में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? विषैले पदार्थों का अवशोषण कौन करता है? तो ये करता है आपका लीवर। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र जो होता है वो होता है C6H12O6। क्या कहते हैं? C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है निम्नलिखित में से रासायनिक विधि का उपयोग करके पोषण मूल्यांकन एक विधि नहीं है। कौन सी विधि नहीं है? तो ये है आपका रक्तचाप। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत की बात करता है। मांसपेशियों में जुड़े काम करती है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी होती है। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। उपयोग में से अधिक। तो इसका आंसर जो होगा मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। अधिकतर एंजाइम होते हैं। कैसा एंजाइम होता है? तो एंजाइम होता है आपका प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन होता है। NSAID दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई के लिए क्या आता है? तो ये आता है आपका इन्फ्लेमेटरी। क्या आता है? इन्फ्लेमेटरी। आंसर सी हो जाएगा। निदाई बुखार टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित कौन सा अंग होता है? तो ये होता है आपका आंत। 81 कहता है मियादी बुखार परिदल जो है किस कुल के पुष्पों में को कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको लिलिएसी को कहते हैं, ठीक है। लिलिएसी को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लिली। 82 जलीय वनस्पति कौन सी है? जलीय वनस्पति इसमें से कौन सा है? तो ये है आपका कमल। क्लोरोफिल सूर्य के कारण प्रकाश के डैश के तरणध्र्य को अवशोषित करता है। कैसे कलर को अवशोषित करता है? तो ये करता है लाल और नीले रंग का। मानव प्रजनन से संबंधित अंगों और उसके कार्यों के संबंधित कार्य में कौन सा बेमेल है? इसमें बेमेल कौन है? इसमें बेमेल है आपका अधिवृक्क जो है गोनेडोट्रोपिन का स्राव करता है। ये बात गलत है, क्योंकि जो है गोनेडोट्रोपिन जो है या प्रजनन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन का जो है स्राव मस्तिष्क में स्थित पीयूष ग्रंथि यानी पेट्यूटरी ग्लैंड से होता है। तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। ये जो है बेमेल है, बाकी सब सही है। 85 की बात करें तो तेगड़ा है और उसकी उत्पत्ति है। तो कैसे इसका यह उत्पादित होता है? तो इसमें अगर देखा जाए तो एक का दो लाइनेन जो है कहाँ चलेगा? हाँ, लाइनेन जो है आपका सन का पौधा, जटा, नारियल, मोहायर, अंगोरा बकरी, डाउन, बत्तख। तो इसका आंसर एक का दो, एक, 4 और 3। आंसर हमारा सी हो जाएगा। फंगई में भोज्य यानी खाद्य पदार्थ संग्रहित होता है किस रूप में?
तो ये होता है ग्लाइकोजोन के रूप में। 23 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करने वाली संयुक्त राष्ट्र पर्वतारोही टीम भारत के किन प्रमुख पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षक शामिल थे? तो इसमें जो है आपके, एक मिनट, ये है आपका जवाहर पर्वतारोहण शीतकालीन खेल संस्थान और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान NIM, हिमालय पर्वतारोहण HMI इसके आंसर हो जाएंगे। कहता है भारत द्वारा हाल ही में घोषित अगली पीढ़ी का 2 सीटर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनर विमान कौन सा है? तो ये जो है आपका वो है ई-हंसा। क्या कहते हैं? ई-हंसा कहते हैं। आर्थिक मामलों में कैबिनेट समिति यानी CCEA द्वारा जो है 28 मई 2025 को स्वीकृत रेलवे परियोजना किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये जो है गुजरती है आपके मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर गुजरती है। सॉरी, 90। कहता है भारत में 10 लाख नागरिकों को निःशुल्क AI प्रशिक्षण देने के लिए पहल में प्राथमिकता दी जाएगी। कैसे बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी? तो ग्रामीण स्तरीय उद्यमों को दी जाएगी पहले। आसाम के मुख्यमंत्री भारत के पहले एक्वा जेंट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया था? तो ये किया था आपका सोनापुर गुवाहाटी के पास। केरल सरकार द्वारा शुरू की गई ज्योति योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो ये है आपका प्रवासी बच्चों को राज्य की शिक्षा प्रणाली और आंगनबाड़ी में शामिल करना। 93 कहता है भारत सरकार द्वारा हाल ही में अनुमोदित संशोधित शक्ति यानी शक्ति पॉलिसी का निर्माण का उद्देशिका क्या है? तो ये है आपका थर्मल पावर उद्योगों के लिए कोयला लैंगिक प्रक्रिया को सरल बनाता है। केंद्र सरकार ने DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर S समीर कामत को कितने वर्ष का दूसरा सेवा प्रदान किया है? तो ये है आपका 1 साल या 2 साल। 94 का 1 साल आंसर हो जाएगा। मेघालय के जोवाई शहर में किस आदिवासी समुदाय द्वारा प्रारंभिक बेहदी नकलम महोत्सव बनाया जाता है? तो ये मेघालय में किस आदिवासी समूह में बनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है M23 विद्रोही समूह के कांगो सरकार द्वारा के बीच सिद्धांत घोषणा पत्र डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल का समझौता किस शहर में हुआ? तो ये हुआ आपका दोहा, कतर में हुआ। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APFC की अक्टूबर 2025 में होने वाली आगामी बैठक कहाँ प्रस्तावित है? तो एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग की बैठक कहाँ होगी? तो ये होगी आपकी ग्योंगुंग, दक्षिण कोरिया में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98। अप्रैल 2025 में पटना के पास किस स्थान पर एक लॉजिस्टिक्स पार्क की आधारशिला रखी गई जिसका उद्देश्य राज्य के निर्यात व्यापार को सुगम बनाना है? तो ये है आपका फतुहा में। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण BIADA के किस जिले में राज्य के पहले फार्मा और सर्जिकल पार्क की स्थापना हुई है? तो ये हुई है आपके मुजफ्फरपुर में। कहाँ हुई है? मुजफ्फरपुर में। कहता है 10 जून 2025 को विश्व पर्यटन दिवस के आधार पर बिहार के मुख्यमंत्री ने किस महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ किया? तो ये किया आपका शहरी वाणिज्य मिशन। तो आज इस तरह से आज का सेवा समाप्त हुआ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।